नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट आज मैं आपको बताऊंगी, यानी कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता क्या है। तो दुर्भावनापूर्ण रूप से स्थापित जो कार्यवाही है उसमें ना केवल दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता है, बल्कि दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी या फिर दुर्भावनापूर्ण दिवालियापन, बैंकरप्सी जिसको बोलते हैं, या फिर परिसमापन यानी कि लिक्विडेशन जिसको बोलते हैं, या फिर सिविल कार्यवाही जो होती है और संपत्ति के खिलाफ जो प्रक्रिया होती है उसका भी दुर्भावनापूर्ण निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन होता है। और इसमें दुर्भावनापूर्ण जो खोज होती है वह भी इसमें शामिल हो सकती है। तो यानी कि जो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता है वह किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ उचित या फिर कोई संभावित कारण होगा, उसके बिना ही या असफल आपराधिक हो गया या दिवालियापन हो गया या परिसमापन की जो कार्रवाई हो गया, उसका जो इरादा है वो दुर्भावनापूर्ण होता है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो यह भी कहा जा सकता है कि जो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता है उसको एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के खिलाफ गलत या फिर अनुचित इरादे से बिना किसी उचित और संभावित कारण के न्यायोचित यानी कि जस्टिफाई ठहराने के लिए जो न्यायिक कार्रवाई के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। तो अगर हम एक मामले की बात करें जो कि पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोर्ड बनाम दिलीप कुमार का मामला है, इस मामले में जो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन शब्द है उसको निम्न शब्दों से परिभाषित किया गया है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के खिलाफ गलत करना या फिर अनुचित मकसद से और इसे बनाए रखने से संभावित कारण के बिना जो न्यायिक कार्रवाई होती है वह दुर्भावनापूर्ण अभियोजन कहलाता है। इसी मामले में न्यायालय ने दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए जो कार्रवाई और प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जो कार्रवाई है उसके बीच के अंतर को भी निर्धारित किया है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो इसमें एक प्रकार से दुर्भावनापूर्ण अभियोजन की परिभाषा दे दिया है कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता क्या है। तो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन में दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक प्रक्रिया जारी की जाती है, जबकि प्रक्रिया जो है उसका दुरुपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि कानून के द्वारा नियमित रूप से जो जारी की गई प्रक्रिया है उसके अनुचित उपयोग को प्रभावित करना होता है। तो ये तो हो गए दुर्भावनापूर्ण अभियोजन की परिभाषाएं। अब दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के तत्व कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि जो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है उसके आवश्यक तत्व हैं: प्रतिवादी के द्वारा अभियोजन, उचित और संभावित जो कारण है उसका अभाव होना, प्रतिवादी ने दुर्भावना से कार्य अगर कोई किया है तो वह भी इसमें शामिल है, वादी के पक्ष में जो कार्रवाई है उसकी समाप्ति अगर हो जाती है तो वह भी इसमें शामिल है, अभियोजन के परिणाम स्वरूप वादी को अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। आइए देख लेते हैं कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के तत्व कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा हम डीपली कंसीडर करते हैं। तो पहला क्या है कि प्रतिवादी के द्वारा अभियोजन। तो इस आवश्यक तत्व में जो वादी होता है उसको जो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए जो हर्जाने के बाद में साबित करने के लिए आवश्यक होता है वह यह होता है कि उस पर वादी के ऊपर प्रतिवादी के द्वारा मुकदमा चलाया गया था। इसमें अभियोजन एक विचारण यानी कि ट्रायल के रूप में व्यापक अर्थ रखता है। इसी का एक मामला है मूसा याकूब बनाम मणिलाल का। इस मामले में क्या माना गया है कि प्रतिवादी के लिए यह कोई बहाना नहीं है कि उसने अदालत में आदेश के तहत अभियोजन की स्थापना की है। यदि न्यायालय ने आदेश देने के लिए प्रतिवादी के झूठे साक्ष्य पर कार्रवाई की है तो ये दुर्भावनापूर्ण अभियोजन में आएगा। इसमें कोई भी बहाने वाली बात नहीं है।
उसी प्रकार से उचित और संभावित कारण का अभाव, यानी कि उचित और संभावित कारण का अभाव हम कह सकते हैं कि जो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता है उसके लिए जो हर्जाने के वाद में, अगर हर्जाने का कोई एक वाद है तो उसमें वादी को ये साबित करने की भी आवश्यकता होती है कि प्रतिवादी ने बिना उचित संभावित कारण के उस पर मुकदमा चला दिया है। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के बाद में उचित और संभावित कारण के अभाव में जो प्रश्न का निर्णय होता है, जो न्यायालय के समझ सभी तथ्यों पर जो है उसका निर्णय किया जाना चाहिए। इसका एक केस है, वह है अंतरराज्यीय शर्मा बनाम पद्यवेज। इसमें क्या कहा गया है कि कानून तय हो गया है कि दुर्भावनापूर्ण जो अभियोजन है उसके नुकसान के मामले में उचित और संभावित कारण की अनुपस्थिति में सभी सबूत जो है वह जिम्मेदारी जो है वह वादी का होगा, यानी कि वादी उसमें सबूत पेश करेगा, यह निश्चित हो गया है। अब तीसरा कारण होता है कि प्रतिवादी ने अगर दुर्भावनापूर्ण कोई कार्य किया है, तो अगर प्रतिवादी ने दुर्भावनापूर्ण कोई काम किया है तो वह न केवल कानून को लागू करने के इरादे से किया है, ये दुश्मनी, द्वेष, प्रतिशोध की भावना की जो है इसमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कोई भी उद्देश्य जो है इसका अनुचित हो सकता है जो कि अभियोजन को प्रेरित करता है। जैसे कि कोई निजी संपत्ति का लाभ प्राप्त कर रहा है तो यह भी इसमें शामिल हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि वादी के पक्ष में कार्यवाही की समाप्ति होती है। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के वाद में अगर हम देखेंगे तो यह दिखाना आवश्यक होता है कि शिकायत की गई कार्यवाही वादी के पक्ष में समाप्त हो रही है। यहाँ पर वादी के पक्ष में समाप्ति का मतलब क्या हो गया कि उसकी बेगुनाही को न्यायिक निर्धारण नहीं है, यानी कि उसके अपराध के न्यायिक निर्धारण का अभाव है, तो यह इसमें शामिल हो जाता है। अब इस अभियोजना के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वादी को नुकसान हुआ है। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के रूप में एक वाद में यह आवश्यक तत्व है कि इसमें वादी को यह साबित करना होता है कि अभियोजना के परिणाम स्वरूप वादी को नुकसान हुआ है, यानी वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, वादी के किसी अपने व्यक्ति को नुकसान हुआ है, वादी की संपत्ति को नुकसान हुआ है, यह इसमें शामिल होता है। इसके अलावा दुर्भावनापूर्ण सिविल कार्यवाही, इसका एक केस है दरभंगी ठाकुर बनाम महावीर प्रसाद। इस केस में माना गया है कि जो दुर्भावनापूर्ण आपराधिक अभियोजन के विपरीत जो सामान्य नियम के रूप में, उसमें जो सिविल कार्रवाई के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, भले ही वे दुर्भावनापूर्ण हो या फिर बिना उचित कारण के लिए लाए गए, तो भी उस पर जो है कार्रवाई नहीं होगी। या तो फिर यह सिद्ध करना पड़ेगा क्या कि दुर्भावना सिद्ध होनी चाहिए, वादी पर आरोप लगाना चाहिए, वादी को यह साबित करना होगा कि इस तरह की सिविल कार्रवाई ने उसकी स्वतंत्रता या फिर उसकी संपत्ति में हस्तक्षेप किया है। तो यह हो गए आपके दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के तत्व। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।